बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3/3 की भी हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी, हमने 2/2 के लिए भी एक एग्जांपल की थी, और उसमें जो सबसे मेन कंसर्न हमारा था वो था एडजॉइंट के एडजॉइंट कहाँ निकालते हैं, जहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। तो वो भी हम लोगों ने उस पर भी 2 लेक्चर्स बनाए और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखी और उस पर डिपेंडेंट फैक्टर्स देखे कि वो आपके पास एडजॉइंट और एडजॉइंट किसी 3/3 और हायर ऑर्डर मैट्रिक्स के किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो माइनर और कोफैक्टर था, और वो माइनर कोफैक्टर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। सो आज हम लोग नेक्स्ट, तो प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिटर्मिनेंट डिस्कस किया था तो तब एक बच्चे का कमेंट सेक्शन में आया था कि सर हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्चुअली उसके पास एक मैट्रिक्स है जो 8/8 का मैट्रिक्स था, और वो कह रहा था सर इसके डिटर्मिनेंट हम लोग फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आसान तरीका है कि हम लोग हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी बताऊंगा कौन सा आसान तरीका है कि आप वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है फॉर अ स्क्वायर। तो ये चीज आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगी कि हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी का नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है देन वो कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ ए। कि इसका क्या मतलब है कि अगर ये आपके पास फॉर एग्जांपल, वैसे ट्रांसपोज से सीधी सीधी सी बात है, वैसे तो चीजें काफी क्लियर हैं। 3 2 -1 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अब देखने से इनिशियली स्टार्ट में देखने से आपको लगता है बज़ाहिर ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ये भी देखने में मैट्रिक्स और है, ये भी देखने में और है, लेकिन एक चीज है कि ये मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है, या फिर ये मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है। तो पहली प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होगा। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि अगर कॉलम्स को, ट्रांसपोज क्या होता है, आप कॉलम्स को रो में और रोज को कॉलम में चेंज करते हो, इसका मतलब है अगर हम लोग रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रो में इंटरचेंज करते हैं तो उस पे डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट रिमेन सेम रहता है। चलें, एक हम लोगों ने एग्जांपल ली है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके चेक कर लेते हैं। सो 3 2 -1 4, दिस इज 12 माइनस plus 2 is equal to 14, and the determinant of the transpose of A, which is equal to 3 4 to 12 into plus 2 is equal to 14. So आप लोग ये क्लियरली चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का डिटर्मिनेंट क्या आया है, सेम आया है, जो कि पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज और कॉलम, रोज हों या फिर कॉलम्स हों, आर इंटरचेंज, अगर उनको इंटरचेंज किया जाए, जो कि आपके पास एक रो ऑपरेशन, अगर रो चेंज करेंगे तो रो ऑपरेशन कहलाएगा, कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। तो वो कहता है दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करें, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द resulting matrix is negative of the determinant of A. फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपके पास ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली है। अब इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर ये मैट्रिक्स A लिया हुआ है, आप इसके दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो या फिर रोज को इंटरचेंज करते हो, तो वो एक्चुअली A के डिटर्मिनेंट के साथ उसका नेगेटिव लग जाता है। चलें, इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। अब देखें, ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं लूं, इधर से ए का डिटर्मिनेंट 3
2 माइनस 1 4 विच इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। ओके, अब दूसरी चीज मैं करता हूं। अब दूसरी चीज क्या थी कि मैं इस मैट्रिक्स के दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर देता हूं। उसको मैंने मैट्रिक्स बी कह दिया, दूसरा कॉलम मैंने पहले लिख दिया, पहले वाला बाद में लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके चेक करें। अब देखें इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो विच इज इक्वल टू 2 4 3 माइनस 1, सो माइनस 2 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 14। तो आपको क्लियरली, चूंकि 14 किस चीज के इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। अब ये देखें, मैंने उसने यहाँ पे भी यही कहा था टेक्स्ट में कि अगर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो एक्चुअली फिर बाहर आपके साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे ये देख लें, हम लोगों ने इंटरचेंज किया है और अब हम लोगों ने इसको लहदा मैट्रिक्स, इसको लहदा, दोनों को लहदा कैलकुलेट किया। तो हम लोगों ने चेक किया कि जब दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। तो जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग इस तरह नहीं करेंगे जैसे अभी मैंने किया। क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह करेंगे जैसे ये देखें कि ये मैं वैसे ये 2x2 में इतना हेल्पफुल नहीं होता, मतलब 2x2 में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हायर ऑर्डर्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा मेन कंसर्न है, जिसके लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ कि हायर ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करना है। वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, क्योंकि वहां पे कुछ केसेस आएंगे जहां पे हमें रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा या कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चेक करें, मैंने क्या किया, दूसरे कॉलम को पहले लिख दिया और पहले कॉलम को बाद में लिख दिया। तो यहाँ पे मैं बाहर नेगेटिव साइन लगाऊंगा, ठीक है। या फिर दूसरे लफ्जों में अगर मैंने, अब देखो मैंने एक दफा चेंज कर दिया, मैं दोबारा अब रोज को इंटरचेंज करता हूँ। दूसरी वाली रो मैंने पहले वाली बाद में, तो बाहर क्या हो जाएगा, एक माइनस तो पहले ही था, तो एक माइनस क्या हो जाएगा और लग जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस। जितनी दफा भी हम लोग रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, हर दफा एक माइनस बाहर लगा दिया करना है आपने। चले, ये तो होगी आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज टू आइडेंटिकल रोज या फिर कॉलम, वो कहता है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो आइडेंटिकल रोज आ जाएं या फिर कॉलम आ जाएं, दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल आ जाएं, इसका मतलब है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब डिटर्मिनेंट जीरो कैसे होगा, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिकल का लफ्ज थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कि पहला क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए। जैसे ये आपके पास 1 माइनस 1 1 माइनस। अब ये चेक करें, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा, पहले कॉलम की पहली पोजीशन पे 1 है, दूसरे कॉलम की पहली पोजीशन पे भी 1 है, पहले कॉलम की दूसरी पोजीशन पे भी -1 है और दूसरे कॉलम की दूसरी पोजीशन पे भी -1 है। ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल कहलाएंगे। लेकिन अगर रोज को देखा जाए तो रोज आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि पहली रो की पहली पोजीशन पे 1 है और दूसरी रो की पहली पोजीशन पे -1 है, जो कि सेम नहीं है। लेकिन कॉलम्स में ये चीजें सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों रो कॉलम्स के सेम है, तो ये C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल कहलाएंगे। अगर इस तरह का कभी भी मैट्रिक्स आ जाए जिसकी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए, तो आपने उसको एक्सपेंड किए बगैर ही आपने लिख देना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देयरफॉर, अब यहाँ पे देयरफॉर C1 and C2 are आइडेंटिकल। C1 and C2 आर, यहाँ पे हम लोग इक्वल का लफ्ज नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हम लोग नंबर्स में लिखते हैं और ये मैट्रिक्सेस है, ठीक है। नंबर तो एक सिंगल डिजिट होता है,
लेकिन यहाँ पे चूंकि रोज और कॉलम्स हैं जो कि आपके पास जिसमें डिफरेंट एंट्रीज होती हैं, ठीक है, हर एंट्री की डिफरेंट वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ना कि इक्वल का। तो आप लोग इक्वल नहीं लिख सकते। ओके, तो वैसे आपको अगर शक हो रहा है तो आप लोग फिर भी श्योर करना चाहते हो तो आप इसका डिटर्मिनेंट ओपन करके चेक कर सकते हो। 1 -1 1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 फॉर्मूले का, इन दोनों को करेंगे तो -1 माइनस ये माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये एग्जाम्पल मैं 2/2 में करवा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह 3/3, 4/4, 5/5, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं जो कि मैट्रिक्स है 3 2 -1 3 3 4 0 2 -1 1 एंड 3 4 0। यहाँ पे चेक करें, आपके पास ये फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड रो है। पहली रो की पहली और तीसरी रो की पहली वैल्यू सेम है, सॉरी ये R3 है। पहली और तीसरी रो, पहला दूसरा दूसरी, तीसरी तीसरी, ठीक है। दोनों रो 1 और रो 3 मैंने चेक की क्या है, आइडेंटिकल हैं। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ओपन नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा इसका डिटर्मिनेंट 0 लिख दूंगा। देयरफॉर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी एक रो या फिर एक कॉलम सारे का सारा 0 आ जाता है, फिर हम लोग कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मैं इसको फर्स्ट कॉलम पे ले लेता हूं। इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस फॉर्मूले का एंड, सेकेंडरी डायगोनल को करेंगे फिर भी 0, आंसर इज 0। ओके, आपको लगता होगा ये 2/2 का है जी, बहुत आसान है सर, आप तो आसान आसान एग्जांपल्स करी जा रही हैं, मुश्किल हमारे लिए छोड़ रहे हैं। चलें एक 3/3 की एग्जांपल भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें इसमें मैं अब रो को 0 ले लेता हूं, 1 -1 4 3 2 1, ठीक है। इसका मैं डिटर्मिनेंट करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b will be is equal to 0 0 0 1 -1 4 3 2 1, एक्सपेंड बाय C1 R1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, यहाँ पे आपने वैसे तो किसी भी कॉलम किसी भी रो के साथ एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो आसान काम है, जो मैं आसान काम करूंगा, अगर रो आपके पास फर्स्ट रो 0 है तो मैं एक्सपेंड बाय R1 करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सारे के 0 0 फर्स्ट कॉलम में होती तो मैं एक्सपेंड बाय C1 करता। अगर यही सारे के 0 0 सेकंड कॉलम में होते तो मैं एक्सपेंड बाय सेकंड कॉलम करता। अगर यही सारे के सारे 0 0 थर्ड कॉलम में होते तो मैं एक्सपेंड बाय थर्ड कॉलम का। अब इस चीज की मैं वजह आपको बताता हूं। जब हम लोग एक्सपेंड बाय R1 करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट रो की पहली एंट्री जो कि 0 है। अब हमने क्या करना था, ये रो ये कॉलम छोड़ देना था, ये वैल्यूज। अब देखें ये 0 के साथ ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो 0 की क्या खासियत है कि 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0। तो इसका मतलब है ये वाली चीज अगर ना भी लिखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने जब इसके साथ मल्टीप्लाई होने आंसर 0 आने। चलें नेक्स्ट क्या आएगा, फिर माइनस फर्स्ट रो, चूंकि R1 के साथ मैंने एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री क्या है 0। अब फिर क्या करेंगे, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो आपके पास 1 4 3 1 प्लस फर्स्ट रो की थर्ड एंट्री 0 1 -1 3 2। अब यहां पे चेक करें, ये 0 इस चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर
अब आपको पता चला कि मैं ये क्यों कह रहा था कि अगर फर्स्ट रो में 0 0 आएंगे तो मैं एक्सपैंड बाय R1 करूंगा, अगर थर्ड रो में आएंगे तो मैं थर्ड रो के साथ एक्सपैंड करूंगा। उसकी वजह यही थी कि फिर अगर मैं उस रो या उस कॉलम के साथ एक्सपैंड करूं जिसमें सारे के सारे 0 आते हैं, तो वो वाली एंट्रीज एक्चुअली इन पोजीशंस पे होंगी, और इन पोजीशन पे जब वो एंट्रीज होंगी तो वो साथ वाले पूरे इस डिटर्मिनेंट को भी 0 कर देगा। हमें फिर ये हल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो हमें श्योर नहीं होता कि यहाँ पे आंसर 0 आएगा या फिर नहीं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि जिस रो या जिस कॉलम में 0 0 आएंगे, मैं उसी रो या उसी कॉलम के साथ उसको एक्सपेंड करूंगा। अब यहाँ पे आपको चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए तो आप वैसे तो डायरेक्ट ही 0 0 लिख सकते हो, या फिर ये वाली लाइन लिख के आगे 0 लिख दो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर चूंकि ये इसने हो ही 0 जाना है तो ये वाली चीज नहीं भी लिखोगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। चलें नेक्स्ट है, इफ the entries of a row or a column in a square matrix A are multiplied by a number k, then resulting matrix का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस चीज के इक्वल होगा? इस चीज के इक्वल होगा। चलें आपको इस चीज की भी एग्जांपल कर लेते हैं। वन 4 3 -1। चलें जी ए का जरा डिटर्मिनेंट लेते हैं। 1 3 4 -1, ये आपके पास क्या आएगा? डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई कर दें -1 माइनस फॉर्मूले का, एंड सेकेंडरी डायगोनल को करेंगे 12 - 13, आंसर आ गया। क्लियर है जी? ओके, हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर आपके पास इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो, किसी रो की एंट्री या फिर कॉलम की एंट्री इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के, अगर वो के बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर है, अगर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स के रो या कॉलम को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर जो आंसर आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा, एक्चुअली वो के मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। अब ये कैसे आएगा? अब अभी चेक कर लेते हैं भाई इसको। अब देखें ये मैट्रिक्स है ना, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मैं उसको मैट्रिक्स बी कह देता हूं। चलें जी, मैंने फर्स्ट रो को सपोज 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, किसने से? 3 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरे कॉलम को मैंने कुछ नहीं किया भाई, दूसरी रो को सॉरी। चले मैंने इसका डिटर्मिनेंट लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस फॉर्मूले का 9 और 4 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 9 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 36 माइनस 39। अब बताएं मैंने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया था? 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था। ओके, तो 39 क्या होता है आपके पास? 13 इंटू 3। अब बताएं मुझे जरा -13 किस चीज की वैल्यू थी? यहां पे चेक करें, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट था। इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या हम लोग यहाँ पे भी उसने यही बात नहीं की कि किसी रो या किसी कॉलम के साथ अगर किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो एक्चुअली डिटर्मिनेंट क्या होगा? आप सिंपली उस ए के डिटर्मिनेंट के साथ उस स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। अब चेक करें, ये आपके पास मैट्रिक्स था, मैंने फर्स्ट रो को आपके पास 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो कहता है ये वाला काम दोबारा ना करो क्योंकि ये काम आपने पहले किया हुआ है। अब सिंपली ये करो कि इस 3 को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो,
इस मैट्रिक्स का आपके पास डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। वो कहता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई भाई, ये आसान सा काम है, 2x2 का, मैं सीधे सीधे डिटर्मिनेंट ले लूंगा उसका, मुझे थोड़ी ना टाइम लगेगा। लेकिन भाई ये 2x2 है, आपको ये आसान लगेगा, लेकिन वही अगर मैं 3x3 का कर दूं, आपको लगेगा नहीं भी मेरी 2-4 लाइनें ज्यादा लगेंगी, तो ये काम ज्यादा आसान है। अगर वही मैं आपको कहूं कि भाई 4x4 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, आप ये करो, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक एग्जांपल कर लेते हैं 4x4। अब चेक करें ये क्या है, 4x4। लेट्स सपोज आप लोग 4 इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो, इसका डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल मैंने ये सपोज किया है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैंने एक बात की वैसे, आप डिटर्मिनेंट निकाल लेते हो 24 आ जाता है, ठीक है। अब आपको कहा जाता है कि नहीं भाई ऐसा ना भाई, वो कहता है कि एक काम और करो, वो कहता है कि आप फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब वो आपके पास एक नया मैट्रिक्स दे देता है कि फर्स्ट रो को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता है, 5 10 0 10 -1 1 5 1 4 4 14 -1 3 5 3 2। अब चेक करें तीनों की तीनों रोज सेम है, सिर्फ पहली रो से एक चीज मल्टीप्लाई की है उसने 5, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ऑब्वियसली कम से कम आधा पेज तो लग ही जाएगा, क्योंकि 4x4 का है, आधे पेज से भी बल्कि पूरा पेज लग जाएगा। तो वो पूरा पेज में आपके पास टाइम भी लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो तो आपको 5 से 10 मिनट की बजाय 5 से 10 सेकंड लगेंगे। सिंपली आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप कहोगे लो जी मैंने 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आप मेरे पास ये इसका आंसर आ गया जी। अब ये देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये प्रॉपर्टीज ही शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं हमारे पास, जो एक्चुअली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हमें वो इस्तेमाल करनी नहीं आती, हम लोग वहां पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग क्वेश्चंस को शॉर्टकट वे में भी इस्तेमाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको पता चला अगर 2x2 में जैसे मैं कर रहा था, आपको लग रहा था ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एवं ही है भाई, इसकी तो कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अभी देखो जब भी मैंने 4x4 की एग्जांपल की तो आपको नजर आया इसका फायदा क्या है, इसने आपके 5 से 10 मिनट को 5 से 10 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। कितना फायदा है प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज इन्हीं काम के लिए इस्तेमाल होती हैं कि ये हमारा टाइम सेव करती हैं। चलें इसको एक और तरीके से भी मैं लिखता हूं, आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, 4 5 8 1, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहली रो में देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पहली रो के साथ एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, वो कौन सा, ए 4, तो 4 को बाहर निकाल लो और जो बाकी मैट्रिक्स बनता है वो लिख दो। इसको इस तरह भी किया जाता है कि डिटर्मिनेंट, असल में इस प्रॉपर्टी का जो असल कहने का दूसरे लफ्जों में मतलब है वो ये है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन आता हो तो वो हम लोग ले सकते हैं। ये मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि अगर कोई चीज बाहर है तो वो हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये ऐसा हरगिज नहीं है। ये आपने हमेशा याद रखना है कि मैट्रिक्स में ऐसा होता था कि अगर बाहर कोई लिखा हुआ है स्केलर नंबर तो उसका मतलब होता था वो मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है, डिटर्मिनेंट में ये है कि अगर बाहर एक स्केलर नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है या तो वो किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा या किसी एक रो के साथ।
तो वो या रो के साथ या फिर वो भी सिर्फ एक से ज्यादा नहीं। अब मैट्रिक्स में अगर यही मैंने मैट्रिक्स के साथ लिखा होता कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5 1, तो ये एक्चुअली 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी आपको इस साइन का डिटर्मिनेंट के और मैट्रिक्स के साइन का भी डिफरेंस नजर आया कि अगर आप इस तरह लिखते हो, साथ 4 लिखा होता है तो आंसर ये बनेगा, लेकिन अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो उसका ये मतलब है जो कि हर वैल्यू हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये वाला 4 किसी एक रो के साथ या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी कॉलम या किसी रो से किसी भी कांस्टेंट नंबर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ले सिर्फ एक रो या एक कॉलम, ठीक है। चलिए बहरहाल आज मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स की 5 प्रॉपर्टीज की और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये वाली थी और ये 0 वाली थी। तो ये बहरहाल नॉर्मल चीज है, सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो असल चीज थी आपको जहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। उसको बहरहाल हमने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। अगर फिर भी आप लोगों को इनमें से किसी प्रॉपर्टी में भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अभी इसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई, इसकी 3 प्रॉपर्टीज अभी भी रहती हैं जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी उसके साथ करेंगे और फिर हम लोग हायर, जो हमारा मेन टारगेट था कि हम लोग हायर ऑर्डर मैट्रिक्सिस का डिटर्मिनेंट शॉर्टकट मेथड में कैसे ले सकते हैं, फिर उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले भी स्टार्ट में भी बताया था कि उसको करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बहरहाल अगर इस चीज से कोई भी मसला हो आप लोगों को तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।